हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है हमारे चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ये लेक्चर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड होगा। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर कोई बकेट में वाटर भरा हुआ है और उसमें अगर कोई हम कॉइन डाल देते हैं, कॉइन होता बॉटम में है, लेकिन उससे जो रेज निकलती हैं वो रिफ्रैक्शन होने की वजह से उसे जो रेज निकलती हैं, ये लेयर है, ऊपर की लेयर है पानी की, ये परपेंडिकुलर है तो ये बिल्कुल सीधे बिना रिफ्रैक्शन के निकल जाएगी। ठीक है, और ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो हमारी आइस क्या करेगी, इसकी इमेज को यहाँ बनाएगी, कॉइन हमें यहाँ दिखाई देगा। मैंने ये बताया था और मैंने बोला था इस शिफ्ट को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। तो मैं अपेरेंट शिफ्ट बोलना चाहता था लेकिन मैंने लैटरल शिफ्ट बोल दिया। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जो शिफ्टिंग हुई है ना, जो कॉइन होता यहाँ पर है, दिखता यहाँ पर है, तो शिफ्टिंग को हम अपेरेंट शिफ्ट कहते हैं। अपेरेंट शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट नहीं कहते, इसको बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट। ठीक है, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। बाकी आज हम अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं इसको। अब देखिएगा, सपोज दैट ये हमारा वाटर है, ये मीडियम जो है ये वाटर है, ये मीडियम जो है ये एयर है। एक और लेते हैं इसी तरीके से, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा एयर है। तो बताइए कौन डेंसर होगा कौन रेयरर। एयर तो दोनों ही केस में रेयरर मीडियम है, वाटर यहाँ पर डेंसर है और यहाँ पर ग्लास हमारा डेंसर मीडियम। लाइट यहाँ पर आई, सपोज दैट फॉल करी, हमने क्या बनाया, यहाँ पर नॉर्मल बनाया। लाइट को निकलना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट ऐसे निकल जाएगी, बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ठीक, बेंडिंग दिख तो नहीं रही कहीं यहाँ पर। अच्छा, एक सेकंड में फिर से बनाता हूँ इसको। लाइट ये इंसिडेंट करेगी और इसको ऐसे निकलना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से अवे बैंड होगी। क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रही है तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने की वजह से बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। ठीक है, ग्लास के केस में आते हैं। मान लेते हैं सेम एंगल से लाइट इंसिडेंट कराया हमने, दोनों केस में सेम एंगल से। मान लेते हैं यहाँ का एंगल जो था, भैया ये मान रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत कहना कि सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये 30 है, और यहाँ पर ये मान लेते हैं 20, सपोज कर रहे हैं कि यहाँ 20 डिग्री बन रहा था। एक्चुअल में क्या बनेगा वो तो हमें देखना पड़ेगा, सपोज कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के ज्यादा अच्छे समझ में आता है। अगर मैं कोई वेरिएबल ले लूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, ग्लास क्या है, डेंसर है, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ पर भी मैं 30 डिग्री लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा था वो मान लेते हैं 12 डिग्री का बन रहा था। अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने की वजह से, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट जो है 10 डिग्री बैंड हो गई। कितना बैंड हो गई, ये 10 हो गया ना, 10 डिग्री, तभी तो टोटल ये 30 हो जाएगा। 10 की बेंडिंग हुई तो 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर बेंडिंग कितने की हो गई, यहाँ पर बेंडिंग हो गई 18 डिग्री की, नहीं 18 और 12 30, टोटल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है पूरा, तो ये 18 डिग्री बैंड हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 12 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर 10 डिग्री की बेंडिंग हुई सर, और यहाँ पर 18 डिग्री की बेंडिंग हुई, क्यों? तो यहाँ डिपेंड करता है कि कौन मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता है, मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता है, लाइट उतना ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, लाइट उतना ज्यादा नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। ठीक है, प्लस मीडियम हमारा जितना ज्यादा रेयरर होगा, सपोज दैट अब हम यहां बात करते हैं,
यहाँ लाइट वाटर से ट्रेवल करते हुए वापस एयर में निकलेगी, तो क्या होगा, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो फिर से 30 डिग्री बनाएगी। ठीक है, निकलते हुए, क्योंकि मैंने बोला था ना एंगल आई और एंगल ई इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट कर रही है उसी मीडियम में लाइट एमर्ज करे, तो आई और ई क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ये यहां पर होगा, इस केस में यहां पर ये फिर से 30 डिग्री बनाने लगेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर 20 डिग्री था और यहाँ पर 15। ये सारा क्लियर किया था कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में कि ये 12 क्यों और ये 15 क्यों हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये, और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अब यहां पर जो लाइट जो है कितना अवे गई, जाना निकलना 20 डिग्री से ऐसे चाहिए था, लेकिन कितना ज्यादा अवे हो गई, 10 डिग्री से अवे हो गई। यहां पर ये 18 डिग्री से और मतलब निकलना ऐसे था, चाहिए था ना 12 डिग्री बनाते हुए, लेकिन कितना बना रही, 30 यानी 18 डिग्री अवे हो गई। तो लाइट जितना ज्यादा रेयरर मीडियम में बाहर निकलेगी, मतलब जिस डेंसर मीडियम से लाइट बाहर निकल रही है, तो जितना ज्यादा मीडियम रेयरर होगा, लाइट उतना ज्यादा नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यहाँ बेंडिंग का जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये लाइट कितना ज्यादा बेंड होगी, लाइट की डायरेक्शन में कितना ज्यादा चेंज आएगा, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो लाइट में जो बेंडिंग आएगी वो कितनी आएगी, दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो मीडियम कैसा है और लाइट की स्पीड में कितना चेंज आ रहा है। लाइट की स्पीड देखो, वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी वो कम जो लाइट की स्पीड जो डिक्रीज होगी वाटर में, वो उतना नहीं डिक्रीज होगी जितना ग्लास में डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज ऑफ स्पीड इन लाइट जो ग्लास में है वो ज्यादा है, लाइट की स्पीड ज्यादा घट रही है किसमें, ग्लास में, जिस वजह से लाइट की बेंडिंग है वो ग्लास में ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो यहां पर देखो बेंडिंग डिपेंड करती है दो चीजों पर, कि आप मीडियम कौन सा ले रहे हो, दो, और प्लस की स्पीड में कितना चेंज आ रहा है। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि बेंडिंग कितने एक्सटेंट में होगी। अगर कोई आप मीडियम लेते हो तो उस वहां पर बेंडिंग किस एक्सटेंट में होगी, इस चीज को कितनी बेंडिंग होगी, इस चीज को कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो यहां बेंडिंग हो रही है स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या समझ सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में समझ सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अगर आप ये इंसिडेंट रे बिल्कुल ही पैरेलल, अगर ये इंसिडेंट रे अगर यहाँ मीडियम ना रखा होता तो बिल्कुल इंसिडेंट रे ऐसे निकल जाती, लेकिन क्योंकि बीच में मीडियम आ गया तो उसकी पोजीशन जो यहाँ थी, लाइट जो कि यहाँ से निकलनी चाहिए थी, अब वो यहाँ से निकल रही, तो ये जो शिफ्टिंग आ रही है, इस शिफ्ट को लेटरल शिफ्ट कहते हैं या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मीडियम ना रखा होता तो लाइट बिल्कुल ऐसे निकल जाती, लेकिन मीडियम रखने की वजह से जो लाइट ऐसे निकलनी चाहिए थी अब वो यहां से निकल रही। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। वो मैंने अब अपेरेंट शिफ्ट की जगह वहां लेटरल शिफ्ट बता दिया था, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ में, तो वहां वो अपेरेंट शिफ्ट था, ये लेटरल शिफ्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पर करता है, थिकनेस पर करता है। किस पर करता है, थिकनेस करता है, कि मीडियम कितना थिक रखा गया था, कितना थिक मीडियम इंसर्ट किया गया था, उस पर डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आई एंगल आई पर भी करता है। ठीक है, तीन चीजों पर करता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब अच्छे से समझते हैं। तो हमने देखा कि जो लाइट है वो लाइट अगर एक मीडियम 1 है उससे मीडियम 2 में जा रही है, तो यहां पर मान लेते हैं v1 है इसकी स्पीड और मीडियम 2 में एंटर कर रही है, मान लेते हैं डेंसर है मीडियम 2, तो क्या होगा, इसकी स्पीड यहाँ v2 हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि बेंडिंग कितनी होगी, बेंडिंग कितनी होगी या स्पीड ऑफ लाइट में कितना चेंज आएगा, स्पीड ऑफ लाइट में कितना चेंज आएगा। तो कैसे निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलता है। जैसे अगर मैं यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूंगा अपने मीडियम 2 का, अगर मैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूंगा तो मैं को ये देखना पड़ेगा कि मैं किस मीडियम के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, मतलब किस मीडियम के रिस्पेक्ट में मैं ये देखना चाहता हूं कि लाइट की स्पीड कितना टाइम्स बढ़ेगी या कितना टाइम्स कम होगी। मेरी बात समझिएगा, अगर मैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूं तो या तो मैं एयर के रिस्पेक्ट में निकालूं कि एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का जो मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी बदल गई, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि एयर के रिस्पेक्ट में लाइट कितना टाइम्स जो है उसकी स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन हमेशा हम एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें ये जरूरी नहीं है। हो सकता है हमें ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो वाटर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स कम हो जाएगी ये देखना चाहता हूं, तो इस केस में भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो इस केस में जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी कम हो गई। तो वैसे ही अगर यहाँ मीडियम 2 का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मीडियम 2 का अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। ये जो लिखने का तरीका याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो वो कैसे आएगा? वो आता है कि मीडियम 1 में लाइट की स्पीड क्या थी, मीडियम 1 में लाइट की स्पीड क्या थी अपॉन मीडियम 2 में लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करेगी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो क्या आता है कि मीडियम 1 में लाइट की स्पीड क्या थी और मीडियम 2 में अब वो लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, उससे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। ठीक है, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम से कितना टाइम्स इंक्रीज हो गई या कितना टाइम्स डिक्रीज हो गई। आ रही बात समझ में? ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो अगर मैं बात करूं वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वाटर के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो 1.33 है। 1.33 क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो 1.33 टाइम्स कम हो चुकी है। फिर से बोलता हूं, एयर के या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो वाटर में स्पीड है लाइट की वो 1.33 टाइम्स घट चुकी है। और अगर मैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो 1.5 होता है, कहीं कहीं 1.48 भी होता है। अलग अलग तरह की ग्लास होती है, क्वार्ट्ज ग्लास, नॉर्मल ग्लास। तो यहां पर अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है। 1.5 का मतलब ये है कि जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर करेगी तो ग्लास में इंटर करने के बाद लाइट की स्पीड एयर की स्पीड से 1.5 गुना कम हो जाएगी, 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से बड़ा है यानी लाइट की स्पीड घट रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से बड़ा है किसी मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो उस मीडियम में स्पीड घट रही है। जैसे यहां वाटर का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो दोनों ही 1 से बड़ा है, मतलब 1 एयर के रिस्पेक्ट में वाटर और ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी? इतने टाइम्स कम हो जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के साथ लाइट ट्रेवल करेगी, कांस्टेंट स्पीड। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा आ जाए तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो 3 चीजें। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? फिर से बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज कब होगी? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा आएगा। डिक्रीज कब होगी? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा आएगा। और कांस्टेंट कब रहेगी? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? 1 रहेगा। अच्छा, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और चीज बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह भी बताता है कि लाइट जो कितना बेंड होगी, लाइट कितना ज्यादा बेंड होगी। तो हमें पता है ना कि स्पीड जितना ज्यादा कम होगी लाइट उतना ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो इस केस में देखो, इस केस में अगर एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए तो 1.33 है, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए तो 1.5 है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ग्लास का ज्यादा है। तो इस केस में बेंडिंग ज्यादा ग्लास में होगी, लाइट ज्यादा ग्लास में बेंड करेगी। अगर एयर से लाइट ग्लास में इंटर कर रही है तो वहां बेंडिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर एयर वाटर में इंटर कर, लाइट जो है एयर से वाटर में इंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और चीज बताता है कि बेंडिंग कितनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो हम स्पीड की मदद से निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। अगर मुझे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, अगर मुझे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को रेशियो लेना पड़ेगा कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी अपॉन जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालने जा रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है N21, ठीक है, बात सेम है। तो यहां पर अब एक चीज और समझने वाले, रिफ्रैक्टिव, हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ये कांस्टेंट था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना, लास्ट में पढ़ा था। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, ये भी क्या देता है? ये भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, इससे भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। यहां पर ये साइन आई बाई साइन आर का जो कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है, वो कांस्टेंट वैल्यू भी और कुछ नहीं बल्कि हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लेते हैं लाइट आई एंगल से इंसिडेंट कर रही है और रिफ्रैक्शन करते समय आर एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट कर रही है, तो उस केस में अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कैसे आएगा? साइन आई बाई साइन आर। ये क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो स्पीड वाला, क्यों? क्योंकि जो बेंडिंग हो रही स्पीड की वजह से हो रही, तो स्पीड में कितना, स्पीड कितने टाइम्स कम हो रही है या बढ़ रही है, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि यहां पर, अब देखो, अगर यहीं पर अगर मैं बात करता, अगर ये, अगर मेरा ये ग्लास होता और ये एयर होता, तो ये एंगल ये बन रहा है। अगर ये वाटर हो जाता तो हल्का सा आर ज्यादा होगा। तो यहां पर भी ना एंगल आई और आर का रेशियो भी आपको बता देगा कि बेंडिंग कितनी हुई, तो इससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम चीजें देखेंगे, कुछ प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड, और क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट, तब तक आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।